सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों की सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। आज एपिसोड नंबर 2 होने वाला है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एपिसोड नंबर 1 इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 2 को। पॉइंट है भारत की स्थिति व विस्तार। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वह है रूस। उसके बाद आता है कनाडा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसा कि मैंने बताया 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। कितना परसेंट है? 17.5%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। यानी कि अगर जनसंख्या ये क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब पूरे विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत कितना क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करी जाए वर्ग किलोमीटर में तो कितना है? 32,87,263। ऐसे याद कीजिए, 32,87,263 ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। 32,87,263 ऐसे आप याद कीजिए। 32 अलग, 87 अलग, ऐसे तोड़ तोड़ के आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। 32,87,263 इस तरीके से। नेक्स्ट है हेनले लूप संरचना। अब ये हेनले लूप संरचना क्या है? देखिए, हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किडनी का कार्य क्या होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। किडनी की इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना होता है। हेनले लूप का बेसिकली कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है। बट अगर बात की जाए हेनले लूप जो है सबसे लंबा जो होता है वो किस में होता है? तो ऊंट में होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां। देखिए, नील नदी। नील नदी, यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। और वो कौन कौन सी है? श्वेत नील और नीली नील। नील नदी जो बनती है ये श्वेत नील और नीली नील नदियों के आपस में मिलने से बनती है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। किस झील से? विक्टोरिया झील से होता है। और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान व उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी जो है वो क्या है? खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। नील नदी कैसे बनता है? तो श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, पहला तो ये समझिए। और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान व उत्तरी सूडान में बहती है। और उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील नदी इस तरीके से बनता है, इसके बारे में बताया गया है। टाइबर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और रोम इसके मुहाने पर स्थित है। टाइबर नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछा जाए एपेनाइन नदी जो है किस पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है?
तो एपेनाइन पर्वत से। एपेनाइन पर्वत से निकलकर किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है और रोम इसके मुहाने पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डैन्यूब नदी। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन सी देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बेलग्रेड के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। बेलग्रेड जो है ये पोटामैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। और आपको पता होना चाहिए बेलग्रेड में ही नाम यानी कि NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि 1960 में बना था, इसकी बैठक जो हुई थी कहाँ हुई थी? यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की इसकी जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये बेलग्रेड में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डैन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हडसन नदी। हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। बात की जाए न्यूयॉर्क शहर जो बसा हुआ है ये किस नदी पे बसा हुआ है? ये हडसन नदी पे बसा हुआ है। पोटामैक जैसे आपने पढ़ा होगा ना, न्यू दिल्ली या दिल्ली जो है ये किस नदी पे है? यमुना नदी पे है। उसी तरीके से बात की जा रही है न्यूयॉर्क शहर के बारे में, तो ये हडसन नदी पे है। पोटामैक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC स्थित है। पोटामैक की बात की थी ना, बेलग्रेड, ये जो बेलग्रेड है ये पोटामैक नदी पे है। उसी तरीके से पोटामैक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC स्थित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल्स। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरिंदर सिंह कपानी है जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2021 पद्म विभूषण पुरस्कार की बात की जाए तो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किन्हें मिला था? नरिंदर सिंह कपानी। और इन्हीं के साथ 6 व्यक्ति और थे, उनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2021 में। कौन कौन से हैं? तो एक तो है SP बालासुब्रमण्यम, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, 2021 का क्वेश्चन है, तो SP बालासुब्रमण्यम। दूसरे हैं डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे हैं जापान के प्रधानमंत्री उस समय के, मतलब शिंजो अबे, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021 में जो मिला शिंजो अबे है ना, किन्हें मिला? शिंजो अबे, ये ध्यान रखिएगा। चौथा मिला प्रोफेसर ब्रजवासी लाल को, प्रोफेसर ब्रज यानी कि BB लाल। नेक्स्ट जो मिला वो सुदर्शन साहू को मिला। किन्हें मिला? सुदर्शन साहू को, ये भी ध्यान रखिएगा। और छठे व्यक्ति जो थे वो थे मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 6 ये हो गए और एक नरिंदर सिंह कपानी। इन 7 व्यक्तियों को 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। जल संधि कौन कौन सा है? तो देखिए अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है। और इसी मलक्का जल संधि से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बनता है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया को जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि है? तो वो है मलक्का जल संधि। ये तो देखिए ये सागर है, और जब मतलब भूभाग की बात की जाए, लैंड की बात की जाए, तो वो है इंडोनेशिया और मलेशिया।
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। और देखिए जिब्राल्टर को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। लिख लीजिए, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन सा नहर है? तो ये सुएज नहर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन सा नहर है? सुएज नहर स्थित है। अब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। उबेर कप व थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956, ये 1956 होगा, है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। कौन? नंदू नाटेकर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैडमिंटन से रिलेटेड। वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग यानी कि नौका दौड़ से है। डेविस कप का अगर बात करें तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। सीके नायडू ट्रॉफी की बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। और सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू, ध्यान दीजिएगा, सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। क्या थी? पहली भारतीय महिला कमेंटेटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख ट्रॉफी और कप। देखिए थॉमस कप, तो थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, आप सभी को पता होगा। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप ये हॉकी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। सुल्तान अजलन शाह कप। मोहन बगान क्लब जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। तो आइए देखते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से देश हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखिए एक एक करके सबकी लंबाई दे रखी है, सबका याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ा है उसका याद रख लीजिए, और वो भी नहीं क्योंकि बांग्लादेश से जो बॉर्डर लग रहा है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 4097, तो ये याद रख लीजिए। और एक अफगानिस्तान का याद रख लीजिए क्योंकि इसका लंबाई जो है पूछ लिया जाता है अफगानिस्तान का, तो 106 और ये 4097। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है देखिएगा। बचपन में बीए, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, में से म्यांमार और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है भारत में कुल 43 विश्व धरोहर हैं जिनमें से 35 सांस्कृतिक। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 43 विश्व धरोहर है ये तो है ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, बट 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक जो है ये मिश्रित है। और इन सब में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो मिश्रित है ये कौन सा धरोहर है वर्ल्ड हेरिटेज में? तो भारत का एकमात्र विश्व मतलब मिश्रित विश्व धरोहर जो है वो है कंचनजंगा पर्वत, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुल 43 विश्व धरोहरों में से 2 शहर शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा? तो एक तो है अहमदाबाद जिसे 2017 में शामिल किया गया, और एक है जयपुर शहर जिसे 2019 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कर्बूजियर ने तैयार किया था, यानी कि चंडीगढ़ की देखा जाए तो चंडीगढ़ को जो बसाया था या ये कहा जाए जो उसका जो डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ली कर्बूजियर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलग से एक पॉइंट ऐड किया गया है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा, जिंक व निकिल पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा ऐसा है
जो वो नहीं पाया जाता है, उसमें तांबा, जिंक व निकल और सिल्वर भी डाल दिया जाता है। तो जो सिल्वर है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है सिल्वर। अगर होगा तो सिल्वर ही नहीं पाया जाता है, बाद में कि तांबा, जिंक व निकल ऑप्शन में अगर ये करके आएगा तो वो पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु विद्युत गृह। देखिए तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रावतभाटा राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोड़ा उत्तर प्रदेश। काकड़ापाड़ा गुजरात। कैगा कर्नाटक। कुडनकुलम ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 है, ये देखिएगा ध्यान से। एक तो है कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में है, और एक है कुडनकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो कुडनकुलम जो परमाणु विद्युत गृह है, ये तमिलनाडु में जो बनाया गया, ये रूस की सहायता से बनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, स्थित है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई। कब की गई? 3 जनवरी 1954। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। ध्यान रखिएगा, इंडिया स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस, बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सान्याल, गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। अब देखिए 23 जनवरी को हर साल, वैसे तो 2021 से स्टार्ट हो गया था, तो 23 जनवरी से हर साल 23 जनवरी को, मतलब हर साल 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हीं के नाम पे एक ट्रेन है हावड़ा कालका एक्सप्रेस। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम क्या रख दिया गया है? अब कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। और एक द्वीप है जिसका नाम पहले था रॉस द्वीप। क्या था? रॉस द्वीप, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, बोस द्वीप कर दिया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा, बोस द्वीप कर दिया गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक ये देखिएगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले से रिलेटेड है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी, ये ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत। अब देखते हैं कुछ सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन यानी कि लद्दाख विजय 1984, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लाया गया था। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999, कारगिल विजय ये लद्दाख का है। ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। लोन बरातू तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए ये लोन बरातू ऑपरेशन किया गया था। अभी अगर आप करंट अफेयर देख रहे होंगे और या अभी इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, तो अभी एक ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको सबक सिखाने के लिए? तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है। अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रमुख रोग। अब देखिए यहाँ पे ना रोग से रिलेटेड है और ये कुछ ट्रिक बताया गया है। और रोग बात हो रही है प्रोटोजोआ की। कौन सा? प्रोटोजोआ से जनित, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनको कैसे याद किया जाए? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। याद कैसे करेंगे? पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया, काम से हो जाएगा कालाजार,
पापा से पायरिया, काम से कालाजार, पे से हो जाएगा पेचिस, और देखिए का से हो जाएगा कालाजार, और म से हो जाएगा मलेरिया, और पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते से हो जाएगा निद्रा रोग, है ना। तो पायरिया हो गया पापा, का हो गया कालाजार, है ना, म से हो गया मलेरिया, और पे से हो गया पेचिस, और सोते से हो गया निद्रा रोग। निद्रा को ही सोना बोलते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया रोग किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली में रोग नहीं है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, उनके कलर जो फेड कर जाते हैं, तो वही बोला गया है। जैसे अम्ल वर्षा जो होती है ना, और एसिड रेन जिसे बोला जाता है, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट है क्रिकेट। अब आइए देखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम, यानी कि ईडन गार्डन है कहाँ पे? कोलकाता में खेला था, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। पहला डे नाइट मैच इसके किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में। सबसे ऊंचा स्टेडियम क्रिकेट का देखा जाए तो कहाँ पे है? धर्मशाला स्टेडियम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये गुजरात अहमदाबाद में है। स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये गुजरात में है, और ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत का अगर मैप आपको पता होगा तो ये हो गया उत्तर, और ये दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया पश्चिम। इस तरीके से ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो ये गुजरात दिया हुआ है ना, पहले नंबर पे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ठीक इसी तरीके से आपको याद करना है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ, अगर मिजोरम से गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा, और गुजरात से अगर मिजोरम की तरफ बढ़ेंगे तो ये पश्चिम से पूरब हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? पहले गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। फिर उसके बाद ऊपर से ये थोड़ा सा हल्का सा पार्ट यहाँ पे लगता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे है मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, हल्का छोटा सा पार्ट लगता है यहाँ पे रांची, रांची से होकर के गुजरती है, तो ये हो गया झारखंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, और फिर मतलब 7 सिस्टर स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई किस में है? राजस्थान में। मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ, किस राज्य में काटती है? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है। कौन कौन सी? मानक समय रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान। ये कैसे देश हैं? तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसे कंट्री है? यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरे हुए हैं। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान व म्यांमार। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका के बारे में, पॉइंट दिया गया है। देखिए पैलेट पार्टिकल यानी कि पैलेट कण जो है ये राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटी का कोशिका अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्र व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। केंद्र व कोशिका द्रव को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। और इसी जीव द्रव को क्या कहा जाता है? इसी जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। प्रमुख संस्था, अब देखिए प्रमुख संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 23 जून 1894। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड हैं वर्तमान समय में क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे से। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब कराया था? 1896 एथेंस, ग्रीस में करवाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसका लोगो क्या है? पांडा। पांडा आपने देखा होगा ना। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नदी में अगर कोई पॉइंट, मतलब नदी में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तिब्बत से रिलेटेड है, तो तिब्बत में क्या बोला जाता है? इसी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो बूढ़ी दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनगिरी और कामेंग और मानस और तिस्ता। ये देखिएगा, मानस, तिस्ता, कामेंग, सुबनगिरी, लोहित, दिबांग, धनसरी, बूढ़ी दिहांग, तो ये सारे के सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इस नदी पर इंपॉर्टेंट है, इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल यानी कि धौला सादिया पुल का निर्माण किया गया है। आपको पता होना चाहिए इस पुल पर, इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल यानी कि धौला सादिया पुल जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया है। इस नदी पर असम में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप अगर पूछा जाए कहाँ पे है? असम में है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी। तो ये सारी की सारी नदियां जो है ये कावेरी नदियों के सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नाम। अब देखिए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। फिर से देख लेते हैं, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो ये कुछ विटामिन थे और उनके वैज्ञानिक नाम। आइए देखते हैं नेक्स्ट विटामिन के। और विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनोन, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी व सी दोनों ही जल में घुलनशील है। तो कौन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो वो कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन
सी। और कौन कौन सा वसा में घुलनशील है? तो है ए, डी, ई और के, या ऐसे याद रख सकते हैं कीड़ा करके ना। ये जो है विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे के सारे क्या है? वसा में घुलनशील है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भैंस गई पानी में, तो कुछ इस तरीके से बी व सी इस तरीके से दिया हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समाधि स्थल। देखिए अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर की है समाधि स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की। अब याद कैसे करेंगे? मोर का भय यानी कि मोर मोरारजी देसाई, अभय भय, अंबे माँ का चित्र, अंबे यानी कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, चैत्रा भूमि चित्र से चैत्रा भूमि, जेल में एकता, बहादुरों की विजय, हरा रंग वन, इंडिया की शक्ति। तो ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य, जैसे बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये असम का है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का। अब देखिएगा यहाँ पे तीजन बाई का जो संबंध है ये कहाँ किससे है? पिंडवानी नृत्य से है, ये ध्यान रखिएगा। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न पहली बार 1954 में 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। यानी कि 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है फिर रोग की बात हो रही है, हैंसेन रोग। हैंसेन रोग एक कुष्ठ रोग है और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। अगर उस बैक्टीरिया की नाम पूछा जाए जो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसे हैंसेन रोग होता है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। रेबीज की बात करें तो रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग है। हीमोफिलिया, तो ये कैसा है? शाही रोग है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा बनाने वाले राज्य, तो इसकी ट्रिक है ममता बनर्जी। तो एम से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और ए से फिर हो जाएगा असम, क्योंकि असम जो है ना 2 बार सीमा लगाता है किससे? पश्चिम बंगाल से। और बनर्जी यानी कि बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा लगाता है बांग्लादेश से। असम 2 बार सीमा लगता है इससे, बांग्लादेश की बात हो रही है। और यहाँ पर में मेघालय है, फिर त्रिपुरा 3 ओर से सीमा ये टच करता है बांग्लादेश से। उसके बाद है मिजोरम और ये है ना त्रिपुरा, जीरो लाइन त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य है। जीरो लाइन किसके मध्य है? त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य है जीरो लाइन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और इस पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा, 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जी शंकर कुरूप। पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का जो मिला है ये किसे मिला है? राम भद्राचार्य संस्कृत व गुलजार उर्दू लैंग्वेज में, ये मतलब गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में राम भद्राचार्य और उर्दू में गुलजार को दिया गया है। नेक्स्ट है 59वां विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, जिनकी पुस्तक का नाम है नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे आदि। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? जैसे पुलित्जर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ ऐसे पुरस्कार है ना। और एबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये सब इस तरीके से है। तो देखिए एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो उसमें साइंस में दिया जाता है, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से हो गया।
लिटरेचर में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो नोबेल पुरस्कार की बात हो गई। यहाँ पे एबेल है तो एबेल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायणा। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता के लेखक है अरविंद घोष। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ, है ना। माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रंथियों के उपनाम। अब देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। पिनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उपनाम है ग्रंथि सबके ये है। नेक्स्ट है द्वीप समूह। अब देखिए अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। अब द्वीप समूह की बात हो रही है और ये अंडमान निकोबार की बात हो रही है, तो अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो ये आज का एपिसोड यहीं तक था, एपिसोड नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे जो भी वीडियो आने वाली है उसको प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जो भी है वो ऑन कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप अच्छे से इसको क्लास को देख पाएँ। देखिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, वैसे तो सर ने क्लास करा रखी है, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस है। अगर आपने वो क्लास कर रखा होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं कम समय में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।